नमस्कार। शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2 में लेकर आई हूँ। कुछ प्रश्न हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे और हमने जाना था किस तरीके से प्रश्नों को लिखना चाहिए। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम तैयारी कर लें तो अच्छा है। अब देखिए ये प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के लक्ष्य और बच्चों की प्रकृति के संदर्भ में रूसो के परिप्रेक्ष्य का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। अब पहले जो प्रश्न आया था, जो हमने भाग 1 में देखा था, उसमें रूसो के शैक्षिक दर्शन की बात की गई थी और उसपे वर्तमान शिक्षा से हम उसे कैसे जोड़ सकते हैं या वर्तमान शिक्षा में किस तरीके से वो आ सकते हैं, है ना? लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य में हमें विश्लेषण करना है। जो भी रूसो के विचार हैं, उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो कि जो रूसो के शैक्षिक दर्शन का आलोचनात्मक विश्लेषण ही है। तो बेसिकली रूसो जो है वो स्त्री विरोधी बात करते हैं। वो शिक्षक की जो उपस्थिति है उसको बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं, मतलब शिक्षक को वो बहुत ही गौण मानते हैं। वो कहते हैं प्रकृति ही शिक्षक है। उसके बाद वो शिक्षण विधियों की जो बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी उनकी नहीं दिखती है। इसके अलावा पुस्तकीय ज्ञान को वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पुस्तक का ज्ञान हो ना हो, बच्चा तो देख के सीख लेगा और करके सीखेगा, है ना? तो किताबों की इम्पोर्टेंस नहीं देते। स्त्री विरोधी वो हैं, बार-बार हम बात कर रहे हैं ये। अनुशासन की बात वो ठीक से नहीं करते हैं, क्योंकि वो बार-बार कहते हैं बच्चे को स्वतंत्रता दो, बच्चे को विद्यालय में मतलब कठोर वातावरण मत दो, लेकिन हमने ये देखा है कि अनुशासन भी कहीं न कहीं ज़रूरी है। तो इस तरह से हम रूसो की कई सारी 6-7 पॉइंट हमारे निकल के आएँगे, उनको लि पहले रूसो का थोड़ा-सा परिचय दीजिए, थोड़ा-सा इन शॉर्ट मतलब 1 पैरा या मतलब कुछ लाइनें 10-12 लाइनें इनके शिक्षा दर्शन के बारे में लिख दीजिए और उसके बाद इनकी आलोचना शुरू कीजिए, ठीक है? तो अटेम्प्ट करने का तरीका इम्पोर्टेंट है। पहले आप रूसो के बारे में लिखिए थोड़ा-सा, उनका शैक्षिक विचार लिखिए थोड़े से और फिर आप आलोचना पे आइए। तो एक अच्छी-सी भूमिका बन जाएगी, उसके बाद जो पूछा गया है, उसको आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए जॉन डीवी के शैक्षिक विचार वर्तमान के संदर्भ में कैसे प्रासंगिक हैं। तो जॉन डीवी के जो भी विचार हैं, जॉन डीवी ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लचीलेपन की बात कही है, गतिविधि आधारित शिक्षा की बात कही है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही है। विद्यार्थियों की भूमिका को उन्होंने बहुत ही सराहा है कि सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, शैक्षिक वातावरण का निर्माण करें, ये सारी चीज़ें हैं। तो वर्तमान के संदर्भ में इनकी क्या प्रासंगिकता है? वर्तमान में क्या आपको लगता है लचीलापन होना ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है। गतिविधि आधारित शिक्षा भी वर्तमान में बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के लक्ष्यों को मौजूदा स्थिति के अनुसार होना चाहिए। तो जितने भी इनके उद्देश्य हैं बेसिकली इस प्रश्न में जो भी उनके शैक्षिक विचार हैं, शिक्षा को लेके जो भी लक्ष्य हैं, उनको लिखेंगे आप और फिर वर्तमान संदर्भ से उनको जोड़ते चले जाएँगे। तो बेसिकली ये प्रश्न है जॉन डीवी के ही शैक्षिक विचारों के बारे में। ठीक है? उसके बाद उचित उदाहरणों की मदद से शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर करो। ये बिल्कुल वीडियो में मैंने डाला हुआ है, शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है, बहुत विस्तार पूर्वक मैंने चर्चा की है, इसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। और बहुत ही सीधे रूप में प्रश्न है, इसमें कुछ घुमा-फिरा के नहीं किया हुआ। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा से क्या समझते हैं? इसका बच्चे की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब बैंकिंग अवधारणा हम पढ़ चुके हैं पॉलो फ्रेरे में। पॉलो फ्रेरे आप वीडियो देखिएगा, उसमें बैंकिंग अवधारणा का ज़िक्र है। तो पॉलो फ्रेरे बेसिकली कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो बैंक की तरह हैं, उनमें हम इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं और जो शिक्षक है वो जमा करता है, वो सारी जानकारी या ज्ञान बच्चों के अंदर भरते हैं। ठीक है? ये आप एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। उसके बाद बच्चे की शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जब बच्चे को हम बैंक समझते हैं, तो हम सिर्फ़ उसके अंदर इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, जिससे बच्चा एग्ज़ाम तो पास कर लेता है, लेकिन उसकी जो समझ है, वो विकसित नहीं हो पाती है, उसका जो तर्क शक्ति है, वो विकसित नहीं हो पाती। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे अभी मैं तो वर्तमान में जितने भी वीडियोज़ वग़ैरह बना रही हूँ, उसके बावजूद भी कई बच्चों के प्रश्न ऐसे आते हैं, तो मुझे लगता है कि हमने बच्चों को एक बैंक ही बना दिया है। क्योंकि वो सिर्फ़ अनुकरण करते हैं, फ़ॉलो करते हैं चीज़ों को। उनकी जो क्रिएटिविटी है वो मर जाती है। जब हम बैंकिंग अवधारणा से पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बच्चे ना तो इनोवेटिव बनते, ना क्रिएटिव बनते, ना उनकी तर्क शक्ति का विकास होता, ना उनमें बुद्धि का विकास होता है, ना वो कुछ नया कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल एक तरह से निष्क्रिय लर्नर बन जाते हैं, निष्क्रिय सीखने वाले। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद प्रक्रिया के रूप में शिक्षा से आप क्या समझते हैं? ये उत्पाद के रूप में शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? इसी प्रश्न पे सेम
क्योंकि ये पिछले सालों में आया हुआ प्रश्न है। इसी प्रश्न पे सेम मेरा एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा डिटेल में। उसके बाद विद्यालय किसी बालक के सामाजिक विकास में कैसे योगदान देता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब विद्यालय क्योंकि समाजीकरण का द्वितीयक स्रोत है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो विद्यालय सामाजिक विकास कैसे करता है? सामाजिक विकास के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं? बच्चों में मूल्यों का विकास करना, संस्कृति का विकास करना, भाषा का, जो भी समाज से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसका विकास करना, बच्चों को व्यवहार सिखाना, बच्चों को मूल्य सिखाना। तो विद्यालय इन सारी चीज़ों में मदद करता है। विद्यालय मूल्य भी सिखाता है, विद्यालय व्यवहार करना सिखाता है, अनुशासन सीखते हैं बच्चे विद्यालय से, है ना? किससे कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, समाज में किस तरह का व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें बच्चा विद्यालय से सीखता है। तो ये आप लिखिए और इसके उदाहरण देकर आइए। उदाहरण के लिए बच्चे को जैसे व्यवहार करना आता है, तो वो किस तरीके से पूरा उसको डिटेल में आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद शिक्षा संस्कृति के हस्तांतरण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, उचित उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। अब हमने संस्कृति के हस्तांतरण के बारे में पढ़ा है कि जो शिक्षा है वो संस्कृति का हस्तांतरण करती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति जाती है ना? तो शिक्षा किस प्रकार से इसको हस्तांतरित करती है? शिक्षकों के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा, पाठ्यचर्या के द्वारा, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा। विद्यालय खुद पूरा का पूरा एक सांस्कृतिक स्पेस है जहाँ पे बच्चे आते हैं और वो संस्कृति के बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। जितनी भी संस्कृति की चीज़ें हैं, संस्कृति वाले वीडियो में आप देखिएगा, समझिएगा संस्कृति की क्या-क्या चीज़ें हैं और कैसे जो भी शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं, वो कैसे संस्कृति का हस्तांतरण बच्चों में करती हैं, है ना? किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत सारे मूल्य सिखाती हैं, भाषा हम सीखते हैं मतलब भाषा हम घर से भी सीखते हैं, लेकिन एक सभ्य भाषा जिसे हम कह सकते हैं, वो हम अपने विद्यालयों से सीखते हैं। हम बहुत सारे मूल्य विद्यालयों से सीखते हैं, हम संवैधानिक मूल्य विद्यालयों से सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें संस्कृति का हस्तांतरण शिक्षा के द्वारा ही होता है। आप एक-एक चीज़ का उदाहरण दे दीजिएगा, अच्छा प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद पांडिचेरी में अरबिंदो के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान पर एक नोट लिखिए। इस पे भी मैंने एक वीडियो डाला है पूरा कि अरबिंदो का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, वो कहाँ पर है? पौंडीचेरी में है, समुद्र के किनारे है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे किंडरगार्टन से लेके उच्च शिक्षा तक पूरा अब तो इंतज़ाम हो गया। शुरुआत स्कूल से हुई थी और पूरे विश्व से यहाँ लोग आते हैं। आश्रम भी है, आश्रम में लोग रहते हैं। आश्रम के लोग ही विद्यालयों में पढ़ाते हैं और बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं अलग-अलग तरह के। साथ-साथ में आध्यात्मिक प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़िए, सुनिएगा, मेरा एक वीडियो है इस पे, उसको सुन लीजिएगा, तो वही नोट लिखाइएगा। उसके बाद शिक्षा में संवाद से आप क्या समझते हैं? क्या ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है? अब शिक्षा में संवाद यानी पॉलो फ्रेरे ने संवाद को बहुत इम्पोर्टेंट बताया है, तो संवाद को आप बता दीजिए संवाद का मतलब क्या है? संवाद का मतलब है 2 लोगों के बीच बातचीत, जो कि एक समान स्तर पे आने से ही होती है। अगर एक अपने आप को सुपीरियर मानेगा, तो ये बातचीत कभी नहीं हो सकती। दोनों को समान लेवल पे आना होगा। शिक्षक अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट मतलब ये ना समझे कि मैं सुपीरियर हूँ, सारा ज्ञान मेरे ही पास है। बच्चे भी ये ना समझे कि मैं डाउन हूँ, मैं कुछ नहीं पूछ सकता। दोनों इक्वल लेवल पे आएँ, संवाद स्थापित करें। ठीक है? ये संवाद है और यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखिए कि संवाद से एक तो बच्चों की जो लर्निंग है, अधिगम है, वो बहुत बेहतर होता है। बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं, तर्क करना सीखते हैं। जब संवाद होता है तो आपसी बातचीत में वो तर्क करना सीखते हैं। तो तर्क बुद्धि का विकास होता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप निकाल सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। बाकी जहाँ मैंने पॉलो फ्रेरे की संवाद की अवधारणा बताई है, आप उस हिस्से को देख लीजिएगा। ठीक है? तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो जो भी हमारे थिंकर हैं उनमें से ज़रूर 1 या 2 प्रश्न होंगे तो थिंकर को अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद जो शिक्षा से संबंधित अवधारणाएँ हैं, जैसे शिक्षण है, प्रशिक्षण है, अधिगम है, स्कूलिंग है, इन सब में से कोई न मतारोपण है, इनमें से कोई ना कोई 1 या 2 अंतर स्पष्ट आ सकता है, तो वो अच्छे से कर लीजिएगा। शिक्षा के उद्देश्य अच्छे से कर लीजिएगा, संवैधानिक मूल्य हैं, संस्कृति और समाजीकरण पे एक प्रश्न ज़रूर आ सकता है, तो उनमें से एक एक कर लीजिएगा। तो कुछ-कुछ यही हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें, जिन पे प्रश्न आएगा। जो भी करिए पक्की तरह से करिए, मजबूती से कीजिए, 4-5 क्वेश्चन पक्के कर लीजिए, है ना?
4-5 का जैसे जो मैंने अभी विषय बताए कि थिंकर कर लीजिए पक्के, समाजीकरण और संस्कृति को अच्छे से पढ़ लीजिए, शिक्षा की अवधारणाओं को पढ़ लीजिए और इसके अलावा शिक्षा के उद्देश्य, ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा बाकी चीज़ें 1-1, 2-2 बार जस्ट सुन लीजिए, देख लीजिए जहाँ से भी, तो अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है? ये आप कर लीजिए। उसके बाद अ, क्योंकि पेपर में 4 या 5 क्वेश्चन ही होते हैं, वही आपको करने हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही करेंगे तो सब कुछ नहीं आएगा पेपर में ऑब्वियसली, समय कम है। इसके अलावा पेपर किस तरह से करना है, उस पे मैं एक अलग से वीडियो डालूँगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरह का पैटर्न आता है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को क्योंकि आगे भी जो भी हमारा एजुकेशन को लेके कंटेंट रहेगा, वो सब इसी चैनल पे आता रहेगा। धन्यवाद।